मेमोरीज यानी यादें। कुछ लोग भूलना चाहते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। इन सभी में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो है फोटोज़। फोटोज़ हमारी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। आज की डेट पे हमारे लिए एक मेमोरी क्रिएट करना इतना आसान है कि हमने जेब से फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो ले ली। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमित श्रीवास्तव, वो इस इंडस्ट्री में फ़ोटो स्टोरिंग, फ़ोटो शेयरिंग एंड AI के साथ इस इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। और क्या सीन है कि 4th एपिसोड में हमने इसी बारे में बात करी है। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और कैसे हैं आप? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सही हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, फर्स्ट क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में और जो आपका स्टार्टअप है स्टिल्स वेब, और जो आपकी जर्नी रही है इस यहाँ तक आने की। कि सर का स्टार्टअप IIT कानपुर के साथ इंक्यूबेटेड है। जैसे ही IIT का नाम किसी भी स्टार्टअप से जुड़ जाता है तो वैल्यू अपने आप बहुत ऊपर हो जाती है। और बहुत से लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार वहाँ तक जाए कैसे आदमी, ये भी एक बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप और मैं। तो शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो सर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ये आइडिया जो आपका है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि लोगों को सिंपल उसमें समझा पाएं कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली। बिफोर मतलब इसके पहले कि मैं बताऊं कि मैं अभी क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ी सी अपनी पास्ट की स्टोरी बताता हूं कि कैसे मैं इस आइडिया तक पहुंचा, या फिर मुझे क्यों लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्चुअली सॉल्व करनी चाहिए। और मेरे पास मतलब ऐसे कई सारे लोग थे जिनको हम देख रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमें उनके लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मेरा MS कंप्लीट हुआ है IIT खड़गपुर से। और 2014 में, उसके बाद करीब 2 साल तक एक रिसर्च कंपनी में काम किया हमने, नवी मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स। हम भी जब छोटे थे, स्कूल में थे, दूरदर्शन हमारे यहाँ चलता था। तो जब भी कोई सीरियल खत्म होता था तो उसके लास्ट में जो क्रेडिट्स वाली स्लाइड्स आती है उसमें लिखा रहता है ना कि प्रोड्यूस्ड बाय, या फिर अंधेरी, कांदीवली, बोरीवली, यहाँ से शो प्रोड्यूस होते थे। वहाँ से हमने सपना देखा था कि हम भी कभी मुंबई जाएंगे। बट MS के बाद वो जॉब की वजह से हमें मुंबई जाने का मौका मिला। तो जब हम जॉब कर रहे थे तो हमने अपना मतलब एज अ हॉबी हमने फोटोग्राफी स्टार्ट किया। और उसके बाद हमने लोगों से मिलना चालू किया, फोटोग्राफर से मिलना चालू किया, फोटोग्राफी सीखने लगे। धीरे धीरे करके हमने फोटोग्राफी के अराउंड ही एक पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2014 में ग्रेजुएट होने के बाद में 16 तक तो मैंने जॉब किया। उसके बाद फोटोग्राफी फुल टाइम स्टार्ट किया। और उसको एज अ वेंचर लिया। तो उस वेंचर जो मेरा स्टिल्स वेब के पहले वेंचर था, उसमें करीब 3 से 4 साल तक की अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो उसमें हॉबी फोटोग्राफी से स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे कोई भी इंडस्ट्री होती है, हर किसी को चाहिए कि मैं फोटोग्राफी एज अ हॉबी कर रहा हूँ, मुझे प्रोफेशनल करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं है उतनी। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने वो वेंचर स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे हम भी पूरी तरीके से कॉमर्शियल फोटोग्राफी में आ गए। अब उसमें ये हुआ कि हम लोग, जब हमारे पास ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार फोटोग्राफर्स पैन इंडिया रजिस्टर हो गए, हमने उनके लिए बहुत सारा वर्क अपॉर्चुनिटी जनरेट किया। जो फोटोग्राफर्स या फिर क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम करते थे, तो एक कॉमन प्रॉब्लम थी हर किसी की कि शूट होने के बाद में जब डेटा हमें एज अ क्लाइंट फोटोग्राफर से डेटा मंगाना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस होता था। सिमिलरली फोटोग्राफर के साथ प्रॉब्लम क्या होता था कि उनको डेटा भेजना है, उनके पास कोई ऑनलाइन क्लाउड ड्राइव का एक्सेस नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम बहुत फेस होता था। कई बार तो इस डेटा डिलीवरी की प्रॉब्लम की वजह से महीनों लग जाते थे। हाँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि अभी लास्ट मंथ मेरी दोस्त की भाई की शादी थी 18th को, और आज है 9th हम शूट कर रहे हैं। और
अब तक भी हमारे पास ना कोई फोटो आई है ना कोई वीडियो आया है शादी का। जब भी हम लोग कोई भी शूट करते थे किसी भी क्लाइंट के साथ में, हम लोगों ने बहुत सारे वेडिंग्स के शूट किए, प्री वेडिंग के किए, मैंने भी कई सारे पर्सनली शूट किए, 200 के ऊपर करे। हाँ। बट हमारी हमेशा से कोशिश रही कि जब भी शूट हो 2 से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा डेटा डिलीवर हो जाए क्लाइंट को। ओके। अभी जब हम किसी और सिटी में शूट कर रहे हैं, जैसे हमारा उस समय बेस मुंबई था, हमने शूट दिल्ली में किया या फिर बैंगलोर में हुआ, वहाँ के फोटोग्राफर से डेटा मंगाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता था। और ये प्रॉब्लम हमने तब तक फेस किया जब तक हम कॉमर्शियल फोटोग्राफी में रहे। ओके। और हमें काम को ये बीच में रोकना पड़ा कोविड की वजह से, और कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली सब चीज़ें बंद हो गई थी, इवेंट्स होना बंद हो गई, या फिर अगर होती भी थी तो उनका लेवल इतना मिनिमम होता था, फिजिकल मीटिंग्स तो ऑलमोस्ट उस टाइम बिल्कुल थी। और उस समय मतलब अगर इवेंट होती भी थी तो उसमें रिक्वायरमेंट इतना कम होता था कि एज अ फोटोग्राफर तो शूट करना ठीक है, बट एज ए कंपनी वहाँ पर स्पेस नहीं है कि इंडिविजुअल लोगों का एक काम रह गया था, थोड़ा बहुत जो काम मिल रहा था तो लोग खुद से उस पे कर रहे थे, बट अगर आपको एक पूरा टीम को लेके चलना है वो वाला काम खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और उस समय भी आई स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल कि उस समय हमारी 28 लोगों की टीम थी। 28 लोगों की टीम थी और एकदम से कोविड की वजह से सब कुछ बंद। ओके। तो फिर अब हमारे पास एक ये था, और हमें भी नहीं भी पता था कि लाइक आगे क्या होने वाला है, वापस ऐसी सिचुएशन कब वापस से अगर कभी सिचुएशन वापस हो गई या फिर ये कब तक रहेगा। तो हम और बीइंग ए स्टार्टअप हमें हमेशा लगता है कि हमें अपने मॉडल को पाइवट करना चाहिए सो दैट हम नई सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सकें। फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो हमने मॉडल को पाइवट किया, हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें हम काम कर सकते हैं और ये कोविड जैसे सिचुएशन उसको दोबारा से इम्पैक्ट ना क्रिएट कर सके, ओके, इन्फ्लुएंस ना कर सके, लोगों की जॉब ना जा सके। तो उसके लिए हमने ये देखा। फिर जो कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन था, आई स्टिल रिमेम्बर 22 मार्च जो हुआ था, पहले 2 से 3 महीने जो भी हमारे फोटोग्राफर क्लाइंट्स थे, जो भी हमारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स थे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे, हमने उन सबसे बातें किया, बहुत बातें किया। यही काम ही था उस समय, क्योंकि और कुछ तो काम चल नहीं रहा था। हमने उनको बोला कि हम अपना मतलब हम एक नया प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है डेटा डिलीवरी का, चैलेंजेस का। और उस समय ज़्यादातर हमारा काम सारा डिस्टेंस रिमोट लेवल पे होता था कि डेटा जो भी हमारे पास आया है हम उसको प्रोडक्शन करके क्लाइंट्स को डिलीवर करते थे। तो हमने ये प्रॉब्लम को कंसिडर किया, उसके हिसाब से हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिल्स वेब। ओके, इट्स लाइक एज द नेम सेज, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अ क्लाउड, अ वेब प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारी फोटोज हो सके, स्टिल्स हो। तो हमने उसी के अराउंड, दैट्स हाउ हमें इसका नाम भी सजेस्ट हुआ कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो हमारा डेटा डिलीवरी की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। इवेंचुअली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम प्रॉब्लम्स को कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए एड्रेस कर सके, सॉल्व कर सके। ओके, तो हमने उन्हीं को लेकर के स्टिल्स वेब को स्टार्ट किया। तो 2020 में स्टिल्स वेब का इंसेप्शन हुआ। तो अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि हम बोलते हैं कि क्लाउड पे स्टोरेज, जब ये 2 वर्ड्स हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो है गूगल ड्राइव। और ये चीज़ शायद लोग पूछते भी होंगे आपसे कि यार आपका और उसमें क्या फ़र्क है, आपके और उसमें फ़र्क क्या है कि गूगल ड्राइव पे मैं फ़ोटोज़ डाल के, फोल्डर बना के, लिंक उसका क्रिएट करके और फिर मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उसमें और आपके जो ऐप है उसमें क्या फ़र्क है, कैसे आप मेरा काम ईजी कर पा रहे हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब हमने ये अपना आइडिया प्रेजेंट किया ना अपने कस्टमर्स को, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि गूगल ड्राइव तो ऑलरेडी है, तो फिर आप क्यों करना चाहते हो? बिल्कुल ठीक है। तो मेरा सीधा सा उसके लिए जवाब यही था, अगर गूगल ड्राइव ऑलरेडी है और अगर बाकी के और सोल्यूशन ऑलरेडी हैं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम अभी क्यों है? ओके, बिल्कुल ठीक है। ड्राइव होने के बाद में या बाकी के और क्लाउड के सोल्यूशन होने के बाद भी प्रॉब्लम अभी भी है। लाइक अगर आज के टाइम पर अगर आपको किसी फोटोग्राफर को हायर करना है, राइट, इमेजिन करो कि वो व्हाट्सएप पे आपको 100 से 150 फोटोज डंप कर रहा है आपके, तो उस पे तो क्वालिटी उस पे तो खराब हो जाती है। बिल्कुल। या फिर अगर हम किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात करते हैं, ठीक है, वो फोटोग्राफर अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रहा है, ओके, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि एज अ कॉर्पोरेट
आप उसको एंटरटेन करोगे क्या? जो आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल शेयर कर रहा है, आपको क्या चाहिए कि उसका काम या तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो या फिर मैं ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकूं जहां पर मैं फोटोज एकदम से अच्छे से देख सकूं। और ऑन एन एवरेज किसी भी क्लाइंट के पास ना 5 सेकंड से 7 सेकंड रहते हैं किसी भी फोटोग्राफर की प्रोफाइल देखने के। ओके, क्या उतने सेकंड में, क्या उतने टाइम में फोटोग्राफर वो बैरियर को क्रैक कर सकता है, वो एंट्री बैरियर जो है क्रैक कर सकता है, क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकता है? ठीक है, ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस, क्लाउड के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ये यहाँ पर फेल हो जाते हैं। हमने ये पॉइंट को पिक किया और स्टिल्स वेब एक्चुअली उसी को एड्रेस करता है। स्टिल्स वेब अगर हम बोले कि ये बाकी के सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट है, तो सबसे पहला तो है कि रिस्पॉन्स। ओके, दूसरी चीज है, अब आप इमेजिन करो कि आपको अपना काम दिखाना है लोगों को, पोर्टफोलियो, फोटोग्राफर को पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, राइट? बिल्कुल। क्लाइंट को डेटा डिलीवर करना है, राइट, पर्सनल डेटा रखना है। आप अगर कोई भी ड्राइव सॉल्यूशन यूज करते हो या पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव यूज करते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको एक टोटल एम्प्टी स्पेस मिलता है, राइट? जहाँ पर हर चीज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बनाते हो। हाँ, बिल्कुल। बट स्टिल्स वेब आपको एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एलोकेटेड सॉल्यूशन देता है, जहां पर आप अपना पर्सनल काम एक जगह रख सकते हो, अपना पोर्टफोलियो का काम एक जगह रख सकते हो, क्लाइंट के लिए काम एक जगह रख सकते हो, अपना जो कॉर्पोरेट वाला काम है, प्रोफेशनल वाला काम है, वो सारा आप एक जगह रख सकते हो। और हर जगह का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसका सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एक फुल फर्निश्ड हाउस है, आप उससे इमेजिन कर सकते हो। बेडरूम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, किचन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, वॉशरूम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। सेम सिनेरियो हमने क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्रिएट किया स्टिल्स वेब से। तो हम रिस्पॉन्स एड्रेस हो गया, प्लस स्टिल्स वेब आज के टाइम पे फोटोग्राफर्स यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए। ओके, तो इस पे मेरा सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं हमारे? तो अगर हम बात करते हैं इन पोर्टफोलियो वेबसाइट्स की, तो मोर देन 150 वेबसाइट्स आज तक क्रिएट हो चुकी हैं स्टिल्स वेब को यूज करके। वही अगर हम बात करते हैं कि कितने लोग एक्चुअली स्टिल्स वेब यूज करते हैं आज के टाइम पे, तो उनका नंबर आज के टाइम पे 18,000 के ऊपर है। इतने लोग हमारी मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं। 18,000 मतलब इम्प्रेसिव नंबर है काफी जी, क्योंकि अभी अपने को टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और उसके हिसाब से, और क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो बहुत ज़्यादा, जो हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल्ड आती है, तो उससे 18,000 मतलब उससे चेंज करवाना लोगों को। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि आपकी जो जॉब है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपका आइडिया इंटरेस्टिंग भी बहुत है, आपने इस बारे में प्लान बहुत किया है, बट जो चैलेंज आपके सामने है कि भाई ऑलरेडी जो जिस चीज़ पे लोग यूज टू हो रखे हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो जिसका एक इजी वे है और एक हार्ड वे है। अब हार्ड वे लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल आता है और आपको उससे चेंज करवाना है, तो वो चीज़ है हार्ड वे जो वो है, उससे लोग ऑलरेडी यूज टू हो चुके हैं, तो वो चीज़ चेंज कराना आपके लिए सबसे बड़ा ये एक जो गैप है उसको एड्रेस करने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा कि जब भी मोबाइल मार्केट में आता है तो हम इंटीग्रेटेड ऐप एज ए आ सके, इसके लिए डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमारा उसका भी प्लान है। और अगर हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करते हैं ना, तो लाइक अगर आपको अपना काम जैसे किसी को भी शेयर करना है, तो डेफिनेटली आप गूगल फोटोज का तो लिंक नहीं शेयर करो। ओके, बिल्कुल ठीक है। और आज के टाइम पे ना ड्राइव के भी लिंक नहीं शेयर होते हैं। ओके, क्योंकि उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है थोड़ा सा वो गूगल को थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम लगता है उसी टाइम में एटलीस्ट 4 से 5 गुना रिस्पॉन्स हम लोग बेटर दिखाते हैं एक्चुअली स्टिल्स वेब पर। और इस पर जो डेटा शेयरिंग है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब आप ये समझो कि एक फैमिली में 8 लोग हैं, हर किसी को घर के फैमिली की फोटोज सेव करके रखनी है, ठीक है? तो हमने उसको कैसे सिंपल तरीके से बनाया है कि लेट्स से कि एक हमने गैलरी बनाई, उस गैलरी का एक्सेस हमने हर किसी को दे दिया। अब उसमें हर कोई फोटोज डाल सकता है और कोई फोटोज देख सकता है। किसी को शेयर करना हुआ, किसी को लिंक पे भेजना हुआ, सब कुछ बहुत इजी है स्टिल्स वेब से। ओके, तो हमने इस तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट किया, बट इवेंचुअली हम पूरा का पूरा B2B कॉर्पोरेट में मूव हो गए, क्योंकि एट द एंड कॉर्पोरेट हमको ऑब्वियसली रेवेन्यूज तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड है। बिल्कुल ठीक है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम बात करते हैं आज के टाइम पे फ्री स्टोरेज हो गया, तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो यहाँ से रेवेन्यूज बनाना तो एक चैलेंज की बात है ही। इसलिए हमने अपना जो भी इवेंचुअली हमने कॉर्पोरेट की तरफ अपना मूव किया। फिर हमने, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस
इमेज प्रोसेसिंग में था ही, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस में था ही, तो हमने धीरे धीरे अपना एक्सपर्टीज एआई और इमेज प्रोसेसिंग में डेवलप किया। मैं इस पे भी पूछना आपसे, जैसे आज की मैंने ना कुछ शायद 1-2 हफ्ते पहले एक रील देखी थी। तो उसमें ये था कि आप किसी की शादी में गए, आपने एक QR स्कैन करा एंट्री पर, और जब आप फिर लोगों की फ़ोटोज़ लेंगे तो वो एक फोल्डर में क्रिएट हो जाएंगी और एआई उनको उस इंडिविजुअल के नाम से वो कर देगा कि ये उस आदमी की फ़ोटो है, तो उसके पास वो सीधा खोल सकता है कि इस फेस ये फ़ोटो, ये जो फेस है, जितनी भी फ़ोटोज़ में है वो सारी फ़ोटोज़ एक जगह आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा कुछ तो हमारे पास भी ये है क्या? ये आज के टाइम पे बहुत कॉमन फीचर हो गया है, जो इवन कई सारी अदर मतलब बाकी की कंपनीज भी लेकर के आ रही है और हमारे पास भी है। हमने इसको इस तरह से फैसिलिटेट करके रखा हुआ है कि लेट्स से कि अगर कोई गैलरी है, आप लाइक एक वेडिंग में खूब सारी फोटोग्राफर हैं जो शूट करे, वो आकर के अपनी फोटोज उस गैलरी में अपलोड करते जा रहे हैं। आपको सिस्टम के पास आना है, अपनी फोटोज में स्कैन करानी है, वो आपकी फोटोज इमीडिएटली आपको 5 सेकंड के अंदर निकाल करके दे देगा। आप चाहें तो आप फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पे ले सकते हैं, या डायरेक्टली अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे दोस्त मेरी फोटोज नहीं भेजते। ये होता ही है आज के टाइम पे ना, किसी भी अगर वेडिंग की बात करते हैं ना, तो जितने भी अंकल हो, आंटी हो, चाचा हो, चाची हो, बुआ, फूफा, हर किसी को चाहिए कि मेरी फोटो सबसे अच्छी लगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर एक इस तरह से हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया वेडिंग के अंदर में, तो आप ये समझिए कि आपके जो रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी होंगे, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैं वेडिंग में गया और रिटर्निंग में मुझे गिफ्ट क्या मिला, मेरी सारी फोटोज। राइट, एक इससे अच्छा रिटर्न गिफ्ट वेडिंग में क्या हो सकता है रिलेटिव्स के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्योंकि जब हम बात करते हैं कि फोटोज से ना, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि शादी हो रही है, मतलब फोटोज से यादें जुड़ी होती हैं लोगों की। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट पे फ़ोन्स सबके पास हैं, स्मार्टफोन सब यूज़ कर रहे हैं, तो फोटोज़ खींचना बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए। आम लोग, मतलब कुछ भी, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कहीं घूम रहा हूँ, मैंने स्नैपचैट खोला फटाफट और एक फ़ोटो ले के सबको भेज दी, तो ये बहुत ईजी हो गया है। और जब हम उसी फोटो को 4 साल बाद देखते हैं, 8 साल बाद एक और बार आती है स्क्रीन पे कि आपने 8 साल पहले ये कर रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था, तो मतलब चीज़ें हिट करती हैं कि लाइफ में हम कितना आगे आ चुके हैं। मतलब फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं अब लाइफ में, ऐसा मुझे फील होता है। तो आपने बहुत सही बात बोली है। इसी पर हम एक चीज़ बताते हैं जो बाकी के सॉल्यूशंस में आज भी एड्रेस नहीं है। वो ये है मेमोरी रिट्रीवल। तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप और समझाइए। जैसे आपने बोला कि मैंने 5 साल 10 साल पहले कुछ किया था, कहीं जाकर के शूट किया था, किसी की इवेंट थी, या फिर मैंने लेट से कि कहीं किसी ट्रिप पे गया था, कहीं घूमने गया था, ठीक है, मुझे वो लोकेशन की फोटोज चाहिए, मुझे वो मेमोरीज चाहिए। कैसे आप ढूंढोगे? आपके पास डेटा है, ड्राइव में पड़ा हुआ है, पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है। आपको वो डेटा सर्च करने में कितना डिफिकल्ट होगा अगर आपने उसको प्रॉपर्ली सेव नहीं किया है, नाम हमने डिफाइन किया। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी फैमिली में मेरे फूफा जी हैं जो ये काम करते हैं, उनके पास सारी फोटोज़ होती हैं, सबकी फ़ोटोज़ होती है, लेकिन मैंने देखा है कि वो भी बस फोल्डर में डाले हुए हैं, क्योंकि बहुत फ़ोन चेंज हो गए हैं जब से अब तक, तो सब कुछ बहुत मेस्ड अप रहता है, तो वक्त ज़्यादा लगता है। एक मैं आपको बहुत अमेजिंग फीचर बताता हूँ। बताइए। लेट्स से कि आप 12 साल के हो, या 10 साल पहले 12 साल के थे और आज आप 22 साल के हो, फाइन, ठीक है, लोकेशन नहीं थी, कोई इवेंट थी, अब आप उसकी फोटो कैसे ढूंढोगे? आपका फेस तो चेंज हो चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि अगर आपको लोकेशन पता है तो आप लोकेशन से सर्च कर लो, ठीक है, या फिर लेट्स से कि अगर आपने कहीं पहाड़, कहीं कोई नदी या कुछ विजिट किया हो, तो आप पहाड़ सर्च करो, आपको पहाड़ की सारी फोटोज मिल जाए। और क्या हो सकता है? स्टिल्स वेब के साथ ये चीज हम लोग अभी इस पे काम कर, ठीक है। और आप ऐसे सोचो कि मैं 12 साल की, मैं आज की मैं अपनी फोटो अगर उसमें सिस्टम में अपलोड करूं, तो वो मेरे 12 साल के पहले का फेस भी स्कैन कर सकता है। अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। लेट्स से मतलब उसमें अगर कोई मेरे साथ में मेरा भाई हो, बहन हो, या अगर मुझे याद है कि मेरे साथ में वो कोई था, मैं उसकी सेल्फी अपलोड करके फोटोज को रिट्रीव कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसे फीचर्स है जिनके ऊपर अभी हम लोग काम करें। अभी हमारा एक्सपर्टीज एआई में उतना डेवलप हो चुका है कि ये सारे फीचर्स अभी हमारे लिए सब हैंड्स ऑन है। हम सब अभी इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के अंदर भी अवेलेबल होंगी। पर जैसे अब अगर हम एआई की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो अभी
हफ्ते भर पहले की बात है, न्यूज़ जो था कि ओपन एआई ने सोरा को लॉन्च कर रहा है। मतलब अभी ओपन नहीं करा है उसको, बिल्कुल रिलीज़ नहीं हुआ है पब्लिक के लिए, बट उन्होंने दिखा दिया कि हम ये कर सकते हैं अब एआई के साथ। आप टेक्स्ट टू वीडियो, अब स्टॉक जो वो होते हैं वीडियोस, वो सब हो पा रहे हैं जनरेट। अब से पहले फोटोज हो पा रही थी, अब वीडियोस बन पा रहे हैं, एंड दे आर डैम रियल। मतलब आप बता ही नहीं सकते कि ये एआई से बना है या फिर सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब ह्यूमंस लेके, मतलब अगर आपको मुझे कोई बोट का चाहिए तो पूरी प्रॉपर बोट, और उन्होंने सब कुछ, मतलब उन्होंने ओपन एआई वाले डाल रहे हैं कि हम ये उससे बना रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर से। तो इस चीज़ से फोटोग्राफी इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा, ये चीज़ है। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ आपके वाले से तो फर्स्ट हैंड रिलेट नहीं कर रही, बट क्योंकि आपने इस फील्ड में खुद काम किया है, आपका एक्सपीरियंस बहुत है, आपके पास टीम थी पहले, आपका कहते हैं मतलब लोग आपके साथ बहुत रहे हैं इस चीज़ में, तो इस चीज़ से फ़र्क उनकी लाइफ पे। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि अगर इतना अच्छा काम एआई कर सकता है सिर्फ लिखने से, तो मैं किसी को हायर क्यों करूँगा कि मैं उसको बोलूँ कि जा लोकेशन पे जाके शूट करके आ। तो आपने बोला जो उसके लिए अगर हम ये बोले, आज के टाइम पे ना एआई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हर किसी के हर तरीके के काम के लिए यूज़फुल है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एआई का यूज़ फोटोज़ के लिए, डेफिनेटली जनरेटिव एआई आज के टाइम पर जो चला है, टेक्स्ट से फोटोज़ को जनरेट करना, इसने फॉर श्योर स्टॉक फोटोग्राफी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। ओके। क्योंकि अगर मुझे कोई भी सीन की एक फ़ोटो चाहिए अपने लेट्स से कि वेबसाइट में लगाने के लिए या ऐप में लगाने के लिए या किसी ब्रोशर में डालने के लिए, तो उन फोटोज़ की रिक्वायरमेंट ये जनरेटिव एआई डेफिनेटली फुलफिल करेगा। ओके। एक जो रियल टच, ह्यूमन टच की बात करते ना, वो एआई में फिर भी मिस्ड आउट रहेगा। ठीक है, रियलिटी अगर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करने लगे, जनरेटिव एआई का यूज़ करने लगे हमारे डेली रूटीन में। कि अगर हमें कोई आइटम ऑर्डर करना है ऑनलाइन और उसकी फ़ोटो एआई जनरेटेड है, या फिर कोई मुझे डिश ऑर्डर करना है और उसकी फ़ोटो एआई जनरेटेड है, तो मेरा ट्रस्ट, मेरा बिलीफ इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ना टोटली ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि जो एआई जनरेट करेगा वर्सेस जो मुझे डिलीवर करेगा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है। तो एक ये जो नीड है, ये हमेशा कोई ना कोई फोटोग्राफर ही इसको फुलफिल कर पाएगा, या फिर ये जो इंडस्ट्री एक्चुअल फोटोज़ हैं वही उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो हमेशा डेफिनेटली एआई नहीं सर्व कर सकता है। बाकी कई जगह यूज़ होंगे, और ऐसी जगह अब इंडिया भी इन फोटोज़ के मामले में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। राइट। बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। जहाँ पर पहले गूगल से उठा करके कोई भी कैसे भी फोटोज़ यूज़ कर लेता था, अब वो उन फोटोज़ को प्रोक्योर करने का काम करता है, अफोर्ड करने का काम करता है, और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा अब हो रही है। तो मुझे लगता है एआई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बट एक हमेशा वो नीड बनी रहेगी जहाँ पर लोगों को ह्यूमन जनरेटेड, पीपल जनरेटेड फोटोज़ की जरूरत पड़ेगी। इस पे मुझे ऐसा लगता है कि एक बोलते हैं ना कि इम्परफेक्ट चीज़ ही अच्छी है, कि उसमें वो है इम्परफेक्शन से, इसलिए वो चीज़ अच्छी लग रही है हमें। अगर हर चीज़ बिल्कुल टिप टॉप और बिल्कुल कोई उसमें फ़र्क, मतलब जस्ट हर चीज़ बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि एआई जब कुछ करता है जनरेट, वो बहुत सिमिलर चीज़ें होती हैं जनरेट एआई की साइड से। और अगर कोई ह्यूमन शॉट होता है या कुछ जो मैं खुद जाके फ़ोटो खींचूंगा, वो फ़ोटो सेम आ ही नहीं सकती। इसीलिए आपने बहुत सही बात कही है। अगर हम आज के टाइम में बात करते हैं, जो LLM बेस्ड मॉडल्स हैं, जो लोगों की भाषा को समझ करके रिस्पॉन्स करते हैं, बॉट्स लाइक जेमिनी या फिर चैट जीपीटी की बात करें, तो इनके ऊपर और टूल्स आ रहे हैं जो उनकी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक परफेक्ट लैंग्वेज को, मशीन जनरेटेड लैंग्वेज को एक इम्परफेक्शन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके आपको देते हैं। तो एआई को भी एक परफेक्शन चाहिए ही, एक ह्यूमन टच चाहिए ही। तो ये गैप जो है हमेशा इंडस्ट्री में रहेगा, उसको फुलफिल करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। पर आजकल ना एक एआई की, चलिए ठीक है, बट एक चीज़ और जो आजकल बहुत न्यूज़ में रहती है चीज़, वो है डीप फेक्स। अब एक्ट्रेसेस के भी आ रहे हैं, एक्टर्स के भी आ रहे हैं। अभी आई थिंक टेलर स्विफ्ट का भी कुछ हुआ था, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रखी है। और आई थिंक यूएस में तो अब इस इंसिडेंट के बाद लॉज की भी बात चल रही है, और इंडिया में भी आई थिंक लॉज पे कुछ हो रहा है कि एआई के ऊपर कुछ लॉज आने वाले हैं कि आप एआई को ऐसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल
इलॉन मस्क ने भी बोला था कि अगर आप एक्स पे कुछ अपलोड करेंगे कोई फोटो या वीडियो, और अगर वो हम भी एआई पे काम कर रहे हैं कि वो एआई ये बताएगा कि जो आपने अपलोड किया है क्या वो भी एआई से है कि नहीं है, वो रियल है कि नहीं है। तो इनोवेशन बहुत हो रही है एआई की फील्ड में, और जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ भी इस चीज़ में ग्रो कर रही है, आप बोल रहे हैं क्योंकि आप पिछले बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि विद टाइम जो इस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है वो ऊपर जा रही है। तो फ्यूचर इस चीज़ का आप मानते हैं कि अच्छा है? एआई डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर इमेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई भी इंडस्ट्री हो, लोगों को रीच आउट करने के लिए बेस्ट तरीका है कि फोटोज और वीडियो से ही रीच आउट कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, वर्क फ्रॉम होम, स्टे एट होम, ये कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है। मतलब मुझे हर चीज़ घर पे बैठे चाहिए, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का वो फोटोज और वीडियो से ही जनरेट हो सकता है। ओके आगे चल करके डेफिनेटली एआई से एआर और वीआर एक जो इंडस्ट्री है इवॉल्व होगी, बट अभी उसको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम है। ओके सर, एक चीज़ और थी, आपने मेंशन किया था कि अगर एआई की मदद से आप B2B क्लाइंट्स को भी डील कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे और थोड़ा सा पूछना था कि वो एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक पहले भी हम लोग बहुत सारे सेलर्स, मार्केट प्लेसेस के साथ में काम करते थे, राइट। तो और आज के टाइम पे भी आप लोग बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हो, जैसे जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मैनी मोर, लाइक देयर थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स आज के टाइम पर हैं जो आपको प्रोडक्ट एट योर हाउस डिलीवर करते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास आते हैं कहाँ से आते हैं? सेलर से आते हैं। तो आप ये इमेजिन करो कि लाइक इन मार्केट प्लेसेस पे जो सेलर्स प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, ओके, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज के टाइम पे कोई भी सेलर, मैं ये उन सभी के लिए बता रहा हूँ, मतलब कि जो अपने प्रोडक्ट मतलब बना करके किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो। मैं इस पे बताता हूँ आपको। अभी आई थिंक 4 दिन पहले ही मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग हो रही थी, तो उनकी नीड ये थी कि उनका रेजिन बेस्ड जो होते हैं, होम डेकोर वाले आइटम्स होते हैं, शो पीसेस और बाकी सब चीज़ें, तो वो उनको ऑनलाइन लिस्ट करवाने थे। ओके तो उनका अब क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइटम्स हैं और क्या बोलते हैं, रेजिन बेस्ड जितना भी काम होता है वो जैसे वही कि वो सेम कभी नहीं बनता, उसमें आप ऐड करते हैं कलर और फिर उसको मिक्स करते हैं, तो जैसा भी उसकी शेप होती है, जो उसका होता है टेक्सचर, वो सब में अलग आता है। तो अब अगर आपको उसको लिस्ट करना है और फोटो से वो थोड़ा सा 19 हमेशा रहेगा, उनके लिए ये बात थी कि विख्यात हम इसको लिस्ट कैसे करें। तो आई थिंक अब क्योंकि हमने भी, अब हमारा ये काम है कि हम उनको ये बोल रहे थे कि मैम हम आपका शूट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वो आई थिंक थोड़ा सा और मतलब, बट उसमें ना जो वर्क आवर्स की मैं बात करूं कि अगर मुझे एक एक प्रोडक्ट उनका शूट करके स्कैन करके और वो डालना पड़ रहा है, तो आई थिंक मेरी टीम के लिए बहुत मुश्किल है वो। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये हमने भी फेस की है जब प्रीवियस वेंचर में जब हम लोग फैब्रिक्स या फिर लैमिनेट वाले क्लाइंट्स के साथ में काम करते थे। ओके। और उसमें डेफिनेटली एक ये रहता ही है कि कलर जो भी जनरेट हुआ लाइक प्योर रैंडमली जनरेट होता है और वही एक्चुअल कलर मुझे फोटोज में चाहिए। फाइन। तो ऑब्वियसली फोटोग्राफी के कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, सिनेरियोज हैं जिनको हम सेट करके अगर हम फोटोज लेते हैं तो वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। फॉर श्योर फोटोग्राफी से ये चीज़ एड्रेस हो सकती है। नहीं, बट मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था कि जो आपका जो स्टिल्स वेब है वो B2B में क्या हेल्प कर सकता है अगर मेरा ऐसा इशू है तो, मतलब तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम लोग स्टिल्स वेब के थ्रू हम लोग एक्चुअली एड्रेस क्या करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करते हैं ना सेलर्स की, तो अगर एज अ सेलर मुझे अपना प्रोडक्ट अमेजन पे भी सेल करना है, फाइन, मीशो पे भी सेल करना है, फ्लिपकार्ट पे भी सेल करना है, बिल्कुल। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि फ्लिपकार्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, ओके, लिस्ट करने की, हाँ ये भी था, अमेजन की रिक्वायरमेंट अलग है लिस्ट करने की, मीशो की अलग है, और अगर कोई और मार्केट प्लेस होगा उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, बिल्कुल, ठीक है। मैं एक ऐसा सेलर हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत ज़्यादा IT नहीं समझ में आता, मुझे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी समझ में नहीं आता, मुझे बस ये समझ में आता है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है, डन। तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी थर्ड पार्टी के पास जाऊँगा, किसी एजेंसी के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा कि मुझे मेरे प्रोडक्ट इन प्लेटफॉर्म, इन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल करने हैं, सब करो। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको काम एक बार तो शूट हुआ, बट उसको जो
प्रोडक्शन का काम है उसको 3 बार करना है, मतलब अमेजन के लिए अलग बनाना है, मीशो के लिए अलग बनाना है, फ्लिपकार्ट के लिए अलग बनाना है। मैं यही चीज की बात आपसे कर रहा था कि वो वर्क आवर्स जो हैं मेरी टीम के वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उनकी सेम ही दिक्कत थी कि उनको भी अलग अलग जगह लिस्ट करना था, तो वो कह रहे थे कि उसमें ऐसी फोटो चाहिए, उसमें ऐसी फोटो चाहिए, उसमें ऐसे चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने कहा मैम हम देखते हैं। तो सेलर के रिस्पेक्ट में तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर मान करके चलते हैं कि अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनीज अगर ये रेगुलेशन सेलर पे ना लगी डालें तो क्या होगा? तो मैस हो जाएगा कि उनका जो एक लुक एंड फील जो है साइट का, सब आप भूल जाओ। ओके, आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ना फेसबुक की तरह दिखेगा। हाँ वही मैं OLX क्विकर की तरह दिखेगा, जहां कोई भी रैंडमली कोई भी डेटा डाल रहा है। तो रेगुलेशन जो है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है आज के टाइम पे। क्वालिटी रखना मार्केट प्लेस पे एक नीड है आज के टाइम पर, क्योंकि ट्रस्ट उसी पर ही बिल्ड होता है। ओके, राइट? तो मार्केट प्लेस के लिए ये गाइडलाइंस इंपोज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनके साथ उनको क्या प्रॉब्लम फेस होता है ना कि जहाँ पर मेरे पास लाइक सेलर के लिए तो वही 100, 150, 1000 प्रोडक्ट्स हैं, बट वही मार्केट प्लेस के लिए ना ये हजारों प्रोडक्ट है, लाखों प्रोडक्ट है, और उनकी कई हजार, कई लाख इमेजेस हैं जिनको उनको मैनेज करना है। और अगर वो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो सेलर से डेटा को ले करके उनको मॉडिफाई करता है फिर लिस्ट करता है, तो आप सोचो उसके लिए कितना बड़ा पेन पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इम्पोजिशन की वजह से सेलर को टाइम लग रहा है मार्केट प्लेस को ज्वाइन करने के लिए, तो दोनों के लिए ही लॉस है, राइट? तो स्टिल्सवेब इसको कैसे एड्रेस करता है? स्टिल्सवेब ये बोलता है कि स्टिल्सवेब की अगर टूल्स जो है मार्केट प्लेस में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनीज अगर अडॉप्ट कर लें, तो उनकी स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? लाइक पहले वो ये बोलते थे या बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो ये गाइडलाइंस आप फॉलो करो, ऐसी फोटोज लेकर आओ, ऐसा क्वालिटी लेकर आओ, रिजोल्यूशन लेकर आओ, तब लिस्ट करो। बट एक बार अगर उन्होंने स्टिल्सवेब को इंटीग्रेट कर लिया, तो वो सिंपली ये बोल सकते हैं कि ठीक है, आपके पास जो भी डेटा है, जैसा भी डेटा है, आप अपलोड करो। ओके, तो मतलब स्टिल्सवेब उसको अपने आप चेंज कर देगा, राइट, मार्केट प्लेस के हिसाब से। यस, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और सबसे बड़ा जो एक गैप होता है ना कि लाइक डेली लाइक अगर 100 सेलर या फिर हजारों सेलर अगर अपना प्रोडक्ट अपलोड करें, तो उनके लिस्टिंग को अप्रूव करना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट प्लेस के लिए। बिल्कुल है। जिसकी वजह से आप आज प्रोडक्ट अपलोड करते हो और आपका प्रोडक्ट जो है 48 घंटे, 3 दिन, 1 हफ्ते में अप्रूव होता है। तो स्टिल्सवेब इस प्रोसेस को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर देता है आपके लिए। लाइक चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटोज है, ठीक है, चलिए आप फोटोज को तो फिर भी देख करके आप इमीडिएटली अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हो। वीडियोस के लिए आप क्या करोगे? आपको लिटरली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। स्टिल्सवेब टूल्स एक ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो इन वीडियोस को बैकएंड में प्रोसेस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एज पर द गाइडलाइन है या नहीं, प्लेटफॉर्म की जो गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं। ओके। और उसके बेसिस पे आपका जो डेटा है ऑटो अप्रूवल हो जाता है। और कई बार तो मतलब उसमें ऐसा भी प्रोसेस है कि इधर सेलर फोटोज अपलोड कर रहा है, उसको अप्रूवल रिजेक्टेड इमीडिएटली मिल रहा है। ओके। लेट्स से कि अगर उसकी ठीक ठाक फोटोज हैं, मोबाइल से उसने क्लिक की हुई फोटोज, स्टिल्सवेब एआई उसको ऑटोमेटिकली इनहांस कर देता है। या फिर अगर जैसे मुझे कोई किसी भी बैकग्राउंड की इमेज थी, मुझे व्हाइट बैकग्राउंड की चाहिए, हमने मार्केट प्लेस में इसमें डिफाइन करके रखा है कि मुझे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, ये पर्टिकुलर साइज चाहिए, पर्टिकुलर रिजोल्यूशन चाहिए, वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। ये टूल अगर इंटीग्रेट हैं स्टिल्सवेब के मार्केट प्लेसेस के अंदर, ये उन सेलर की इमेजेस को ऑटोमेटिकली इनहांस करके, रिसाइज करके, रिजोल्यूशन सेट करके, बैकग्राउंड चेंज करके उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या है, जो आप मान करके चलो बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशन, लाइक जो आपने बात किया था कि मेरी टीम के लिए काम बहुत ज्यादा हो गया, तो आप उसको अगर आपको ज्यादा काम करना है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम लगाना है, ऑफ कोर्स ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। बट बिकॉज ऑफ दिस टूल, जो आप शायद एक दिन में आप 100 प्रोडक्ट अपलोड कर पाते थे, अब आप लाखों प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। स्केलेबिलिटी इज नो मोर अ क्वेश्चन एनीमोर। बट क्योंकि ऐसे बोला कि ये मार्केट प्लेसेस अगर इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दे, राइट, बट अगर जो सेलर है जो बेच रहा है तो उसके लिए इसमें क्या है? क्योंकि मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे अभी हो रहा है डाउट कि उसके लिए क्या है। फिर उसका तो काम अभी भी मतलब वो तो फोटो खींच के उसको भेज रहा है और उसका वो अपलोड हो रहा है, वो तो मार्केट प्लेसेस के लिए हो गया, उसके लिए नहीं है। तो उसको भी हमने कैसे फैसिलिटेट किया है? अगर लेट से कि अगर मेरे पास कुछ 100, 200, 1000 प्रोडक्ट्स हैं, मैं
डेटा मैंने स्टिल्स वेब पर एक जगह जाकर के स्टोर कर दिया, अपलोड कर दिया, okay. ठीक है। मुझे अमेजन के लिए एक पर्टिकुलर साइज की इमेजेस चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, मैं वो सारी चीजें वहां पे डिफाइन करूंगा और फोटोज पे डाउनलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली। ओके मतलब मेरे लिए ना यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स एड्रेस हो रही है एज अ सेलर। सबसे पहला कि मैं जो मेरे प्रोडक्ट हैं, जितना भी नंबर हो, 100, 200, 1000, जितने भी प्रोडक्ट है उनकी इमेजेस मैं कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा, चाहे मैं लैपटॉप में स्टोर करूं या फिर ड्राइव पे स्टोर करूं। मैं उनकी जगह स्टिल्स वेब में स्टोर करके रखता हूं। ओके। उसके बाद आप इमेजिन करो कि जो आपका स्टोरेज है, जहां पर भी आपने डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, वही आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि अमेजन के लिए आपको इमेज चाहिए, ऑन 1 क्लिक आप वो सारी इमेजेस एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये नहीं, ये तो यार ये आई थिंक गेम चेंजर बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि इससे टाइम तो बच रहा है। क्या आपके एक फोटो को चेंज करना, उससे बैकग्राउंड रिमूव करना, फिर उसको उसके साइज के हिसाब से लेके आना, सब कुछ, मतलब उसमें वक्त बहुत लगता है, ये बात सच है। अभी तो हमने एक ऐसा टूल बनाया है जिसमें करता क्या है कि हमने ये सारे जितने भी हमारे टूल्स हैं AI के, सबको मिला करके एक हमने कॉमन टूल बनाया है, जिसमें क्या करता है, आप सिंपली आपकी फोटो कैसी भी हो, किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में, आप उसमें फोटोज अपलोड करो। अगर वो आपकी बैंड कैटेगरी में नहीं है, आपकी एक अप्रूव कैटेगरी है, लेट्स से कि आपने कोई फायर आर्म नहीं अपलोड किया है, कोई स्मोक से रिलेटेड फोटोज नहीं है, ऐसी कोई भी बैंड कैटेगरी में फोटोज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मॉडल उसको पास करता है आगे, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करता है, क्वालिटी चेक करता है और उसका रिजोल्यूशन चेक करता है, और उसको ऑटो इनहेंस करके छोटी इमेज को भी अगर हमें बड़ा करना पड़े तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा कर लेता है। और लेट से किसी भी साइज का है, बट मुझे मार्केट प्लेस के हिसाब से उससे मुझे स्क्वायर फॉर्मेट में चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज में चाहिए, और एक और जैसे रिक्वायरमेंट होता है मार्केट प्लेस का कि आपका जो प्रोडक्ट है इमेज का 70 या 80% कवर करे। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। आप रॉ इमेज कैसे भी डालो, आउटपुट में आपको फाइनल परफेक्ट इमेज फॉर ई-कॉमर्स मिलेगा। ओके, तो आप इमेजिन करो, आज के टाइम पे मेरे पास टूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे फॉर श्योर, बट अलग अलग इंप्लीमेंट करने वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अलग अलग इंप्लीमेंट करने से अच्छा है कि मैं वो एक सिंगल टूल यूज करूं जो मेरे लिए काम करे। तो मार्केट प्लेस वो सिंगल टूल यूज करके सेलर की कैसी भी इमेज को एक परफेक्ट ई-कॉमर्स के लिए इमेज बना सकता है। ओके, नहीं तो ये सब तो ठीक है सर, बट इसमें अगर कोई छोटा सेलर है जो आज स्टार्ट कर रहा है अपना काम, जो जिसको आज लिस्ट करने कि उसने सोचा कि चलो मैं आज से बेचना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कॉस्टिंग बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। अगर तो थोड़ा कॉस्ट के बारे में आप वो दीजिए आइडिया। डेफिनेटली, अगर आपको स्टिल्स वेब, मतलब अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपनी फोटोज स्टोर करने हैं, तो स्टिल्स वेब पे साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। ओके, आपको एक फ्री स्टोरेज कोटा भी मिलता है। ओके, इसके साथ में अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको वहाँ प्ले स्टोर के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऐप स्टोर के डिस्क्रिप्शन में एक कोड मिलता है। ओके, वो आप यूज करते हो तो आपको 10 GB इवन एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है। ओके, मतलब 20 GB तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली फ्री मिल जाता है। तो जिसका यूज आप मतलब फोटोज स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इन AI टूल्स की। यस, ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट 5-10 इमेजेस है, 15 इमेजेस है, 20 इमेजेस है, डेली लेवल पे आपको कुछ फ्री कोटा मिलता है। आप उसमें अपनी इमेजेस आप अपलोड करो, ओके, जो भी चीजें आपको चाहिए आप उसमें डिफाइन करो और आप डाउनलोड करो। ओके, स्टार्टिंग के लिए जब आपको हाँ लग गया कि हाँ ये स्टिल्स वेब एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तब आप पेड प्लान के लिए आप जा सकते हो। आप वहाँ पर फिर जो भी हमारे प्रीमियम प्लान्स हैं पर्टिकुलरली AI से रिलेटेड, वो आप एज लो एज लाइक 449 रुपीज़ अ मंथ पे करके आप उनको अवेल कर सकते हो। ओके, उसमें फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या फिर लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर API चाहिए, टूल चाहिए, तो उसके हिसाब से आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो। रीच आउट, उसमें जो रीच आउट का फॉर्म है, तो उसके हिसाब से हम आपसे बात करके हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टिल्स वेब का कस्टमर केयर नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप उस पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल, हमारा नंबर व्हाट्सएप पे हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी आप जिससे हाय आपकी जो भी क्वेरी है उनको आप अगर हमें भेजना चाहते हो तो या तो आप व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर वेबसाइट में रीच आउट टू अस करके एक ऑप्शन है, आप वहाँ पर अपना इंक्वायरी फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपको विद इन फ्यू आवर्स रीच आउट करेगी और आपको इमीडिएटली सॉल्व करके देगी। हाँ, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ऐप की बात कर रहे हैं तो भी अगर
कोई छोटा सेलर है जो स्टार्ट कर रहा है, आप जहाँ तक भी उसकी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, तो उस चीज़ में मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग सब लोग काफ़ी एक्टिव रहते होंगे उस चीज़ के लिए कि हाँ अगर किसी का कुछ पूछ रहा है कोई तो हम उसकी हेल्प कर दें। बिल्कुल, हमारा गोल ही है, हमारा विजन ही है टू क्रिएट एक्सपीरियंस फॉर द पीपल। सो हम मतलब इनिशियली जितना भी हो सकता है हम हेल्प करते हैं, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, कोई भी हो। अब उसको जब लगता है कि हाँ उनका काम बन रहा है, चीज़ें बेटर तरीके से चल रही हैं और उनको उस चीज़ को स्केल करना है, राइट, तब आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट्स फ्री टू यूज। ओके, क्योंकि हिंदुस्तानियों को ना, हम सब लोगों को सर फ्री सुनते ही हमें मतलब दिल खुश हो जाता है हमारा। फ्री में बात, आप वेबसाइट फ्री में बना सकते हो और आपको क्या चाहिए। अच्छा हाँ, जो पोर्टफोलियो था, अगर कोई फोटोग्राफर है जिसको अपना काम शोकेस करना है तो वो आपके साथ, आपके टूल्स के साथ एक फ्री साइट बना सकता है। बिल्कुल, ओके, ऑब्वियसली बात है सर, वेबसाइट होनी ही चाहिए आज की डेट पे, अगर हम जब पोर्टफोलियोज़ की बात कर रहे हैं तो। एंड अगर फॉर एग्जांपल हमारी ऑडियंस जो है, जो हमारा शो देख रही है, जो आपको हमें अभी देख रही है, तो उनके लिए अगर हम कुछ एक्स्ट्रा या बेनिफिट दे पाए उनको कि वो हमारा शो देखते हैं। बिल्कुल, तो एक काम कर लेते हैं कि मैं आपको एक रेफरल कोड दे देता हूँ। फाइन, आप वो शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड वो जो भी कोई वो कोड यूज़ करेगा तो उसको साइन अप के टाइम पे 20 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा अगर वो अपना रेफरल कोड बाकी लोगों को शेयर करते हैं तो उनको और एक्स्ट्रा 100 GB फ्री मिल सकता है। ओके, तो हर साइन अप पर उनको 1 GB फ्री मिलता है, मतलब अगर 100 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो टोटल 120 GB उनके अकाउंट में दिखेगा। ओके, तो गाइज इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बाकी सर इसके अलावा ना मुझे आपसे ये और जानना है कि आपकी जो, अब जैसे आपने इतना कुछ बताया कि आपने इतने आइडियाज़ आपके पास हैं, आप इतने AI पे आप इतना काम कर रहे हैं, आपका जो IIT से आपका काफ़ी टाइम से लिंक रहा है क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से करी थी, तो वो जो एक जिसे हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, जर्नी है वहाँ तक कि IIT तक रीच आउट करने की, भाई कि IIT से मैं लिंक हो चुका हूँ और अब तो वो बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो हमें देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि यार IIT तक मतलब ड्रीम होता है बहुत लोगों का, और आप वो सब करके छोड़ चुके हैं, आपने वो सब अचीव कर लिया है और आप अभी खुद का आपका इतना अच्छा वेंचर है, तो बच्चों के लिए भी कुछ है अपने पास एडवाइस कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जिसको अपना स्टार्टअप आज वो उसने कुछ आइडिया है उसके पास एंड उसको IIT को रीच आउट करना है, या फिर चलिए IIT भी छोड़िए, कोई बहुत मतलब अच्छे इंक्यूबेटर्स को ढूंढना है कि ये उसके स्टार्टअप के साथ मैच कैसे हो पा रहे हैं और क्या स्कीम्स उनके लिए, मतलब उसके स्टार्टअप मतलब वो कैसे करे कि जिसको कुछ नहीं पता, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो हमें देखना चाहिए किसी इंक्यूबेटर में। ओके, तो हम इसको ऐसे फ्रेज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपने उसके ऊपर अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है कन्विक्शन। आपको अपने आइडिया पे बिलीव कितना है। फाइन, बिल्कुल ठीक है, आपने जो भी आइडिया बिल्ड किया है उसके अराउंड जो आपने काम किया है, क्या आपने उसे लोगों से वेरीफाई करवाया है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कि आप POC, आपने उसको आइडिया को वैलिडेट करवाया है। ओके, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी इंक्यूबेटर के पास जाओगे ना, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको क्वालिफाई करना किसी भी इंक्यूबेटर में एंट्री के पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इंक्यूबेटर सबसे पहले आपको कोई भी इंक्यूबेटर कैसे चूज करना चाहिए, राइट, ये जरूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, क्या वो इंक्यूबेटर उस इंडस्ट्री में कोई काम करता है, या उनके पास ऐसे कोई स्टार्टअप्स हैं जो उस इंडस्ट्री में है, राइट, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस इंडस्ट्री में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ AI/ML के लिए, तो IIT कानपुर में तो एक पूरा का पूरा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही है, जहाँ पर वो पूरे AI बेस्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री मैचिंग हो गया कि मैं एक इंडस्ट्री में हूँ और IIT कानपुर भी उसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करती है, सपोर्ट करती है, उनके पास पूरा का पूरा एक विंग ही है। तो इंक्यूबेटर चॉइस हमारा डिपेंड करता है कि अगर वो इंक्यूबेटर ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आइडिया के ऊपर आपका कन्विक्शन, आपका काम, और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो।
ओके। एक स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आपने सिंपल एक शॉप ओपन की, प्रोडक्ट रखे, बेच दिए, आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया, आपने प्रॉफिट कमाया। दिस इज सिंपली अ बिजनेस मॉडल। हाँ बिल्कुल। बट अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो एक स्टार्टअप एक आइडिया है, आइडिया पे ही काम करते हैं। हाँ, स्टार्टअप एक ऐसा विंग है बिजनेस का जहां पर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्ड करते हो और उसको स्केल कर सकते हो किसी भी लेवल पर। स्केलेबिलिटी वहां पर एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ओके। बिजनेस में हमेशा एक स्केलेबिलिटी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो और आपके पास डेफिनेटली मार्केट भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास कन्विक्शन है, आपके पास मार्केट है, तो किसी भी इंक्यूबेटर को आप रीच आउट कर सकते हो। आईआईटी डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिफिकल्ट जर्नी हो जाती है कई बार अचीव करना, बट आई विल नॉट से कि वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। ओके। आप ट्राई आउट कर सकते हो। आप वहाँ के जो भी इंक्यूबेटर के मैनेजर्स होते हैं या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हो और आप उनको अपने आइडिया के बारे में शेयर कर सकते हो। एंड मैनी ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी फ्रेंडली। ओके। जब भी आप उनसे बात करोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि किसी आप थर्ड पार्टी से, बाहर के बंदे से आप बात करो। दे गिव यू ईयर्स, वो आपको पूरी तरीके से सुनते हैं। ओके। ठीक है। तो अब अगर फिटमेंट बैठता है, मतलब अगर इंक्यूबेटर को लगता है कि वो आपके स्टार्टअप में कुछ ऐड कर सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, डेफिनेटली वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। देन आपको बोलेंगे कि ठीक है, आप एप्लीकेशंस सबमिट कीजिए एंड देन उसके बाद का आगे का प्रोसेस है। तो सर जैसे अगर इंक्यूबेटर्स पे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर आईआईटी फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके स्टार्टअप को कितनी हेल्प मिली है आईआईटी या फिर किसी और से भी, मतलब जस्ट के अगर हम उसकी बात करते हैं फंडिंग की, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमारे पास फंड ही नहीं है तो फिर हम टीम को साथ लेके कैसे चलेंगे या फिर सर्वाइव कैसे करेंगे, वो एक चीज़ हो जाती है। तो मतलब एक के आईआईटी से आपकी हेल्प कैसे हुई है? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जब मैंने पहला वेंचर 2015 में स्टार्ट किया था, डेफिनेटली इंक्यूबेटर कल्चर, गवर्नमेंट फंडिंग कल्चर, ये सब इंडिया में तब तक उतना प्रमोट नहीं हुआ था, नहीं था। ओके। टू बी वेरी फ्रैंक कि मेंटर्स एंड ऑल तो फिर भी थे अवेलेबल, बट उतना ट्रस्ट इकोसिस्टम में बिल्ड हुआ ही नहीं था। ओके। जब मैंने वेंचर स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट की फंडिंग का सपोर्ट, इंक्यूबेटर, बहुत कुछ नया था ये। उस समय फंडिंग का सपोर्ट गवर्नमेंट का भी नहीं था। ओके। लेकिन तो इवन मेरी पहली भी जो कंपनी थी वो भी हमने किसी इंक्यूबेटर के साथ में ज्वाइन किया था, बट उस समय उनके पास भी कोई फंडिंग का सपोर्ट नहीं था। बट जब तक हमने स्टिल्सअप 2021 में कंपनी जब मैंने रजिस्टर किया है, तो उस समय आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें, तब तक हमारे पास मतलब उनके पास काफ़ी सारा गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स प्रमोट कर चुकी थी वहाँ पे। जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हो गया, बहुत सारे ग्रांट्स आ गए। स्टार्टअप इंडिया तो डेट फंडिंग मोस्टली देती है फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स, बट उसके अलावा ग्रांट्स के भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, डीएसटी से, डीबीटी से और माइटी से, जहाँ पर आपको आइडिया लेवल तक पे भी फंडिंग मिलती है। मतलब आपको इनिशियल में इन्वेस्टर्स के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये इंक्यूबेटर्स को आप रीच आउट करो, अगर आपको वो क्वालिफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज एन इंक्यूबेटी, देन वहाँ पे बहुत सारी ग्रांट की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। एज ऑफ नाउ लाइक अगर हम बात करते हैं तो हमने करीब ऑलमोस्ट 35 लाख तक के ये ग्रांट्स और डेट फंडिंग जो गवर्नमेंट से हमें रिसीव हुई है। उसके अलावा हमने प्राइवेट इक्विटी भी रेज किया है। ओके। बट वो अलग है, राइट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप बायोटेक में है तो उसके अलग ग्रांट रहेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईओटी में, एग्रीकल्चर में उसका कुछ और होगा, ड्रोन्स बिल्कुल की उस पे है, साइड पे कुछ और बहुत सारी स्कीम्स हैं, फंड्स ऑफ फंड्स, ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है। तो ये है कि लोगों को ना एक्चुअली एक तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि अगर ग्रांट्स और स्कीम्स एग्जिस्ट भी करती हैं बट लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता, और हो सकता है कि इंक्यूबेटर को भी ना पता हो। अब ठीक है, आईआईटी ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल टॉप नॉच एक वो है, उनको सब पता है, उनकी स्कीम्स यहीं से शुरू होती हैं। तो बट लोगों को इतनी वो नहीं है अवेयरनेस कि उनके स्टार्टअप के लिए क्या उनको हेल्प मिल सकती है, तो लोग ढूंढते ही रह जाते हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि लाइक
जब भी कोई फाउंडर जी अपनी जॉब छोड़ करके या फिर एजुकेशन कंप्लीट करके या कैसे भी जब भी आइडिया पे फुल टाइम काम करना स्टार्ट करता है, ओके, ऑब्वियसली अगर फंड्स नहीं है तो एक डिफिकल्टी हो जाती है। बिल्कुल। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट यहाँ तक कि इस लेवल पे भी सपोर्ट करती है, फेलोशिप देती है, मतलब टाइड के और निधि के वहाँ पर ग्रांट्स मिलते हैं जो एज अ फाउंडर फेलोशिप मिलता है कि आप अपने आइडिया को फुल टाइम परस्यू कर सको। निधि EIR, टाइड EIR, ये ऐसे फंड्स हैं जो आपको गुड इनफ फंड्स देते हैं जहाँ पर आप अपना रेंट भी पे कर सकते हो, मे बी आप एक आध इंटर्न भी रख सकते हो उस पैसे में, अपना खाना पीना सब कुछ कर सकते हो। तो एंड आइडिया परस्यू करने के लिए अगर गवर्नमेंट भी आपको फंड का सपोर्ट कर रही है तो और हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आइडिया लेवल से लेकर के अगर आपको फंड्स चाहिए गो टू मार्केट के लिए, आपको आपका प्रोडक्ट बन चुका है, हर एक लेवल पे गवर्नमेंट की फंडिंग है, चाहे वो आइडिया स्टेज हो, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो या गो टू मार्केट हो या फिर इवन स्केलेबिलिटी के लिए हो, हर एक लेवल पे गवर्नमेंट का आज के टाइम पे सपोर्ट है। ओके, यू जस्ट नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल है। और एज अ इंडिपेंडेंट स्टार्टअप आप अपने आइडिया पे फोकस कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हो, कस्टमर पे फोकस कर सकते हो। फंडिंग का जो टेक केयर है वो आपका इंक्यूबेटर लेता है। ओके, यही एक जो प्राइम सपोर्ट है जो आपको सबसे ज्यादा इंक्यूबेटर से मिलता है। ओके, एंड वो एज अ टीम आपके साथ में करते हैं। Okay. तो IIT कानपुर तो एज अ टीम ही मेरे साथ में कर रही है काम, जिसकी वजह से इवन लास्ट ईयर सितंबर तक तो हमारा बेस ही मुंबई था जहाँ पर हम सारी चीज़ें खुद कर रहे थे। बट जब से यहाँ सितंबर में हम नोएडा शिफ्ट हुए IIT कानपुर की वजह से, तो उसके बाद से हमने बहुत ग्रोथ देखी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और देखी जहाँ पर IIT ने हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। ओके, तो सर अब अगर हम बात करें कि स्टिल्स वेब के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि अगले 4 साल 6 साल में आप लोग कहाँ होंगे, क्या प्लान्स हैं? ओके, इसके बारे में बात करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टिल्स वेब का लोगों के लिए क्या प्लान है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। ठीक है, आज के टाइम पे जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो जी, फोटोज को मैनेज करने के लिए, जी, एक्सेस करने के लिए, मेमोरी रिट्रीवल के लिए, जी, तो हम उसको एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए, कि जब भी आप कोई मोबाइल ऐप खरीदते हो तो एज अ मोबाइल इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप आपके फ़ोन में आती है, ठीक है, आपको वो सारा एक्सपीरियंस दे सके। स्टिल्स वेब आपको वो मेमोरी रिट्रीवल के लिए हमेशा आपके पास एक अवेलेबल हो, राइट, वो आपको गाइड कर सके कि आपको अगर अच्छी फ़ोटोज़ भी लेनी है तो आप कैसे कर सकते हो, या फिर कभी भी पुरानी मेमोरीज में से कुछ फ़ोटोज़ निकालनी है तो वो हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा जो अपना प्रोफेशन एज अ फोटोग्राफी अगर परस्यू करना चाहते हैं तो वो स्टिल्स वेब को यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट, या फिर क्लाइंट को फोटो शेयर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो आज के टाइम पर हम लोग AI और इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, हम उसके थ्रू इमेज इंडस्ट्री को इवॉल्व करना चाहते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल फोटोग्राफर्स जो हॉबी की तरह कर रहे हैं, या फिर फुल फ्लेश्ड जो पिछले 8-10 साल से सिर्फ इसी फील्ड में है, राइट, सबके लिए एक ही सोल्यूशन है, दैट इज स्टिल्स वेब। स्टिल्स वेब। व्हेन इट कम्स टू इमेजेस देयर विल बी ओनली वन नेम। जब भी आपके दिमाग में फोटोज का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक ही नाम याद आना चाहिए, स्टिल्स वेब। दैट इज माय विजन फॉर नेक्स्ट 4-5 इयर्स। ओके सर, देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम जर्नी जब हम बात कर रहे हैं तो एक होता है कि कोई स्टूडेंट है या कोई एंटरप्रेन्योर है जो अभी 20-21 साल का है, अभी वो स्टार्ट कर रहा है, ही इज ट्राइंग, मे बी उसके पास सच में कोई बहुत अच्छा आइडिया है, बट स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं मिलता लोगों से भी, इवन या फैमिली से भी नहीं मिलता, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि यार जॉब्स आर सेफर, और अपना कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना जिस चीज़ में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या मे बी आप कुछ अलग कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हो, वो चलेगी नहीं चलेगी, एक रिस्क हमेशा रहता है। उसकी वजह से ना आदमी शुरू करता है, शुरू बहुत जोश से करता है और सब कुछ होता है कि मैं कुछ अलग ही कर दूंगा, बट जो जर्नी की बात होती है जब, तो वो सिर्फ एक दिन मोटिवेटेड रहने से नहीं होगा, रोज़ आपको उठना पड़ेगा, रोज़ आपको लोगों की
ये बातें सुननी पड़ेंगी और रोज़ आपको अपने काम पे जाना पड़ेगा, अपने आइडिया पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक आपके साथ भी हुआ होगा कि क्योंकि मोटिवेशन और जो एक वो होती है सपोर्ट, जब एक आदमी को अपने आइडिया या अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए जब वो चाहिए होता है सपोर्ट, तो वो कैसे मिलेगा? मतलब अगर ऐसे सोचूं कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं रोज। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आपने ये जो आइडिया पर आप काम कर रहे हो आपने क्यों स्टार्ट किया है? ओके। क्या आपने किसी को देख करके स्टार्ट किया है? ओके। लाइक मे बी आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस के सर्कल में क्या किसी ने स्टार्ट किया है? क्या आप उससे मोटिवेट होकर के स्टार्ट किया है? ओके। तो अगर ये सोच करके, ये देख करके अगर आपने अपना वेंचर स्टार्ट किया है, फॉर श्योर आपको मोटिवेट रहना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कि लाइक आपने अपने वेंचर में एक वाई ढूंढ लिया है, वाई शुड आई डू दिस, मुझे ये काम जो मैं कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल। आपने अगर वो क्यों का आंसर पा लिया है ना, कैन यू गेट 10 और 20 आंसर्स फॉर दिस क्यू? मतलब क्या आप इस क्यू के लिए 10 आंसर्स लिख सकते हो, 20 आंसर्स लिख सकते हो? ओके। ये जो आपके आंसर्स है ना 10, 20, 30 जो भी आप निकाल करके लेकर के आते हो, यही आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेंगे। जब भी आपको लगेगा कि नहीं, काम नहीं हो रहा है, चीजें मटेरियलाइज नहीं कर रही हैं, फंड्स खत्म हो गए हैं, पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, तो ये आपका क्यों ही है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा। एंड बिलीव मी, इट हैज ऑलवेज हेल्प मी, मतलब इसने मुझे हमेशा हेल्प किया है कि क्योंकि मेरा क्यों का जो रिस्पॉन्स था वो हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट करके रखता था। क्योंकि कोविड के 3 लॉकडाउन्स, पुरानी कंपनी बंद होना, 28 लोग, फिर हमने कोविड के टाइम पर 70 लोगों को भी हायर किया था। तो अप एंड डाउन तो हमने भी, मतलब ऑब्वियसली किसी भी फाउंडर की जर्नी में जिसने ये कोविड का पीरियड देखा है, अप एंड डाउन तो रहे ही हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम में अपने आप को मोटिवेट रखना, उसके साथ में अपनी टीम को भी मोटिवेट करके रखना, इवन जब आप उनको आप सैलरी भी शायद कभी कभी ना दे पा रहे हो या टाइम से ना दे पा रहे हो, तो भी उनको मोटिवेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको क्यों ही हेल्प करता है। ओके। मतलब ऑब्वियसली बात है कि, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें एक चीज़ और है कि क्यों तो है डेफिनेटली, बट कई बार ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो जहाँ पर आप खुद नहीं निकल सकते हो, आपको लोग चाहिए वो बैलेंस बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर कौन काम आता है? सबसे पहले जो है वो है आपकी फैमिली, चाहे वो पेरेंट्स हो, मॉम डैड हो, भाई बहन हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो अगर आपके आसपास है और अगर उनका क्यों आपके साथ है, उनका क्यों का आंसर कुछ और होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो आप में बिलीव करते हैं, आप में ट्रस्ट करते हैं, तो उनको ये पता है, उनको आपके अंदर बिलीफ है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छे से हो जाएगा, तो आपको वो मोटिवेट करके रखते हैं। ओके। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो एक फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और लाइक एक चीज़ जो मैंने बिलीव किया है कि बिफोर यू मेक योर कस्टमर हैप्पी, यू हैव टू लुक एट योर फैमिली, आर दे हैप्पी। डेफिनेटली उनका कई बार इनिशियल में सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट जब वो आपके कन्विक्शन को देखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, आपकी मेहनत को देखेंगे, डेफिनेटली आपको उनका सपोर्ट मिल जाएगा। ओके। नहीं सर, मतलब मैं तो ऐसा मान रहा हूँ, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है सब लोगों के लिए जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी उसमें हैं, जो मतलब जो अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज में है। सिर्फ स्टार्टअप ओनर्स की बात नहीं है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको मतलब उसकी सबसे जो बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए उसकी फैमिली। बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है आपने, और हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर के। आई होप कि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो जर्नी है जी, चाहे वो अप डाउन की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे कस्टमर्स की हो जी, ये लोगों के काम आ सके। नहीं सर, ऑलमोस्ट लाइक 9 से 10 साल हो गए आज स्टार्टअप में काम करते हुए जी। आई होप मेरे एक्सपीरियंस लोगों के काम है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या है।
डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जानी कि जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है उसमें क्या नया आ रहा है, क्या एआई टूल्स हैं, जो लोग अपना ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या नई चीज़ मार्केट में आ रही है। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। और ये जो हमारा शो है इसमें हम स्टार्टअप्स पे बहुत फोकस करते हैं। तो अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है तो आप हमारे साथ लिंक कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके साथ पॉडकास्ट करने में। और इसके साथ अगर आपने हमारा एपिसोड यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आप ये कूपन कोड यूज करके अगर आप स्टिल्स वेब पे अकाउंट बनाएंगे तो उस पे आपको मिलेगा 10 GB ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज। और अगर आप अपने कूपन कोड को किसी और के साथ शेयर करेंगे और वो अपना अकाउंट बनेंगे तो आपको मिलेगा 1 GB ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज। यू कैन गेट अप टू 100 GB ऑन 100 रेफरल्स। तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।